नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्हाट्सएप को लेकर, डाटा पॉलिसी को लेकर, डाटा प्राइवेसी को लेकर जो सख्त टिप्पणी किया गया है और जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है उसका एक कंप्लीट लीगल एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो केस है आपके राइट से, आपके निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस कंप्लीट लीगल एनालिसिस के अंदर आप अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक बारीक बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी जो आपका डिजिटल बिहेवियर है, आप किस तरीके से कोई लिंक आता है तो कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या किस समय पर आप ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये किसी को अरबों रुपए कमा कर दे रहा है। तो कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुले कोर्ट में मेटा और व्हाट्सएप से कहा है कि यू कैन नॉट प्ले विद द डेटा ऑफ इंडियंस, यानी कि तुम भारतीय नागरिकों के जो डेटा है उसके साथ खेल नहीं सकते हो। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी टिप्पणी है। और अगर मैं ये भी कह दूं कि कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को प्राइवेट इंफॉर्मेशन की चोरी करने का एक संभव तरीका बताया है, मतलब समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन की चोरी करने का एक संभव तरीका तक बता दिया है। आज का मामला सिर्फ व्हाट्सएप का नहीं है, यह टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी लॉ का है, और मामला है आपके प्राइवेसी का, प्राइवेसी राइट का, निजता के अधिकार का, और आपके डाटा संरक्षण का, और आपके संवैधानिक अधिकारों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। आज हम बात कर रहे हैं जिस केस की, उस केस का नाम है, आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस का नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2025-26 सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा केस जो भारत में डेटा प्रोटेक्शन, मोनोपोली पावर और डिजिटल फ्रीडम की परिभाषा बदल सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं तो बताइएगा जरूर। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मामले की जो पृष्ठभूमि है, मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको समझते हैं कि यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। देखिएगा, समझिएगा, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि साल था 2021 का, जब व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू की थी। और इस पॉलिसी में साफ ये कहा गया था कि यूजर से या तो आप मेटा के साथ डेटा शेयरिंग स्वीकार करिए कि आप जो डेटा आप किस समय एक्टिव हैं, किसको मैसेज भेज रहे हैं, या जो कुछ भी है वो आप मेटा के साथ डेटा शेयर करिए, या फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा। ये 2021 की नई प्राइवेसी पॉलिसी थी व्हाट्सएप की, जहां पर कोई रियल ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं था। मतलब यूजर इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता था, उसको या तो प्लेटफॉर्म पर रहना है, और प्लेटफॉर्म पर रहना है तो अपने डेटा को साझा करना पड़ेगा। समझते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने जांच की और यह पाया, पहला, व्हाट्सएप भारत में जो मैसेजिंग मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन में, सभी को पता ही है कि मतलब हर फोन के अंदर लगभग आपको व्हाट्सएप मिल ही जाएगा, मतलब डोमिनेंट पोजीशन में एक तरह की मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। और दूसरी तरीके से पॉलिसी ये जो पॉलिसी पूरी तरीके से टेक इट और लीव इट के मॉडल पर आधारित है, जिसकी वजह से जो यूजर है उसको मजबूरी में कंसेंट देना पड़ता है। और यहां पर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी माना कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का भी यह मामला माना। समझते हैं, इसी आधार पर सीसीआई ने 213.14 करोड़ की पेनल्टी व्हाट्सएप मेटा प्लेटफॉर्म पर लगाई। समझिएगा, इस केस के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी पेनल्टी लगाई? 213.14 करोड़ की पेनल्टी लगाई। इसके ऊपर, व्हाट्सएप मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेटा और व्हाट्सएप इस फैसले को एनसीएलएटी के अंदर ले गया, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के सामने लेके गया, और साल 2025 में
NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी को बरकरार रखा कि मतलब जो सीसीआई ने पेनल्टी लगाई 213 करोड़ की, उसको बरकरार रखा व्हाट्सएप मेटा प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए जो लिमिटेड डाटा शेयरिंग की उसकी अनुमति दे दी थी। इसके बाद फाइनली जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या तीखी टिप्पणियां किया उसको समझिएगा। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपको इसी तरीके से हम डिटेल में लीगल एनालिसिस कराते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऐसे ही रोज जुड़ते रहें अलग अलग मुद्दे के साथ, जहां पर आपकी जो कानूनी जानकारी है वो आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आपको हमारे प्रयास कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और ये सेशन समझ आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बात करते हैं इस पूरी सुनवाई का, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे ज्यादा तल्ख और सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, तो ये जो केस है आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है, आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण केस है। और इन जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणियां कर दी हैं, इनकी वजह से ये जो केस है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बेंच में कौन कौन थे, सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन कौन थे? जस्टिस CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की पीठ इस मामले के अंदर सुनवाई कर रही थी। और कोर्ट ने व्हाट्सएप से सीधा सवाल यह पूछा कि जब आपके पास पूरा मार्केट कंट्रोल है तो चॉइस कहां है? मतलब जब आप पूरी मार्केट को कंट्रोल करके बैठे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर, तो यूजर के पास चॉइस कहां है? दूसरा, एक गरीब सब्जी बेचने वाली जो महिला है वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे समझेगी? आप इतना डिफिकल्ट लीगल लैंग्वेज में, आप मुझे बताइए, क्या आपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को कभी पढ़ा? एज ए यूजर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी पढ़ा है उस प्राइवेसी पॉलिसी को? तो उसी चीज को देखिए, फिर तो आप तो फिर भी पढ़े हुए हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने नहीं पढ़ा, तो कोर्ट ने इसका दृष्टांत दिया एक सब्जी वाली महिला का एग्जांपल। जब इतने पढ़े हुए लिखे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सब्जी बेचने वाली महिला है, जो रेडी पटरी लगाने वाला बंदा है, जो फुटपाथ पर काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे समझेगा? जब अल्टरनेटिव ही नहीं है तो कंसेंट स्वतंत्र कैसे हो सकता है? फ्री कंसेंट कैसे हो सकता है यूजर का आपके साथ डाटा साझा करने का? चीफ जस्टिस ने इस पर साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि आपने मोनोपोली बना ली है, चॉइस कहां है यूजर के पास? कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कंसेंट जो है वो इल्यूजनरी है। अब देखिए, यूजर के पास ऑप्शन है कि या तो उसे प्लेटफॉर्म पर रहना है या फिर व्हाट्सएप की जो ऐप है उसको डिलीट कर दे। व्हाट्सएप की ऐप को वो डिलीट कर नहीं सकता, अनइंस्टॉल कर नहीं सकता, क्योंकि उसे यूज करनी है, सबको मैसेज करना है, सभी उसको भी भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको मजबूरी के अंदर एग्री करना पड़ता है, एग्री का बटन दबाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि जो ये कंसेंट है, जो ये सहमति दी गई है, ये इल्यूजनरी है, भ्रम फैलाने वाली है। यूजर सिस्टम के आदी हो चुके हैं, करोड़ों यूजर साइलेंट और अनअवेयर हैं कि व्हाट्सएप की ऐसी पॉलिसी भी है कि उनका डाटा अभी भी साझा हो रहा है, चाहे मैसेज एनक्रिप्टेड है, आपका बिहेवियर साझा हो रहा है। आप बताइए, आपको ये बात पता थी कि आपका बिहेवियर जो है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, मेटा प्लेटफॉर्म पर, वो आपका डेटा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ शेयर किया जा रहा है। आपको ये पता था क्या? कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। कोर्ट ने इस मामले के अंदर सुनवाई के दौरान आगे जो चेतावनी दी, वो चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी कि कमर्शियल इंटरेस्ट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ऊपर नहीं हो सकते। यानी कि जो आपके व्यापारिक उद्देश्य हैं, व्यापारिक हित हैं, वो कभी भी संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के अंदर जो कानून है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं। यहां पर समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अब इस केस का जो कानूनी पहलू है वो बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं आपको। अगर आप 5वीं क्लास में भी पढ़ते होगे ना, तो अभी भी आप समझ जाएंगे। ये मान लीजिए आपकी सिविक्स की क्लास चल रही है, ठीक है। पहला मुद्दा है निजता का अधिकार का, राइट टू प्राइवेसी का।
और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू प्रिवेसी है, यानी कि जो निजता का अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था आपके निजता के अधिकार को, आपके राइट टू प्रिवेसी का हनन नहीं कर सकती। जैसा कि जस्टिस के एस पुट्टास्वामी फैसले के अंदर भी इस मामले पर केस आया हुआ है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी है, वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है अनुच्छेद 21 के तहत। और इसके अंदर शामिल क्या क्या है उसको भी समझिएगा। इसके अंदर शामिल है, पहली चीज, पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल। आपका जो डेटा है, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। दूसरा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर आपसे कोई डेटा लिया जा रहा है, आपका कोई जानकारी ली जा रही है प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो उसके रेफरेंस में आपसे कंसेंट लिया जाएगा, आपसे सहमति ली जाएगी और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और तीसरा, फोर्ज्ड डाटा शेयरिंग से सुरक्षा, कि आपके डेटा को जबरदस्ती कहीं और शेयर नहीं किया जाएगा। यह पहला मुद्दा राइट टू प्राइवेसी का। इस पर जो दूसरा जो लीगल एस्पेक्ट है, कानूनी मुद्दा है, वो है कंपटीशन लॉ का। मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कानून का भी मुद्दा है। कंपटीशन एक्ट इस पर 2002 का है। वो क्या कहता है उसको समझिएगा। कंपटीशन एक्ट कहता है कि डोमिनेंट कंपनी यूजर्स को मजबूर नहीं कर सकती। मतलब कि कोई कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट में बड़ी साख है, मान लो कि वो सबसे बड़ा प्लेयर है, तो वो यूजर को किसी भी बात को लेकर मजबूर नहीं कर सकती। दूसरा, लैक ऑफ अल्टरनेटिव का मतलब अब्यूज ऑफ डोमिनेंस होता है। अगर यूजर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्या है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस का अब्यूज है। और तीसरा बात करते हैं हम कंसेंट के कानून का, सहमति के कानून का, जो तीसरा लीगल मुद्दा है यहां पर। उसमें जो एक कंसेंट कैसा होना चाहिए, कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, और तीसरा मीनिंगफुल होना चाहिए। कोर्ट ने यहां पर सवाल क्या उठाया है? कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या जटिल भाषा में लिखी गई, जो डिफिकल्ट लैंग्वेज के अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी लिखी जाती है, उसको आम भारतीय नागरिक क्या सच में समझ सकता है? क्या पढ़ते तो है नहीं, सभी को पता है, समझ सकते हैं क्या? अब आगे बढ़ने से पहले आप एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। आप खुद सोचिए, जब व्हाट्सएप ने पॉलिसी एक्सेप्ट करने को कहा, क्या आपके पास उस समय वास्तविक चॉइस थी कि हम प्लेटफॉर्म पे भी रहें और इस पॉलिसी से एग्री भी ना करें? नहीं था ना। आपको पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है अगर प्लेटफॉर्म पर रहना है, व्हाट्सएप को यूज करना है। समझे? तो आप जवाब दीजिए, क्या आपके पास वास्तविक चॉइस थी उस समय या नहीं थी? यस और नो में अपना जवाब दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कि जो डेटा है वो सिर्फ प्राइवेट नहीं है, वो एक वैल्यूएबल असेट भी है, एक संपत्ति भी है आपकी एक तरह से। इस सुनवाई का सबसे पावरफुल हिस्सा इसी से रिलेट करता है। पूरा लीगल मुद्दा आपको बहुत बारीकी से डिटेल में समझा रहा हूं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा कि डेटा सिर्फ निजता के अधिकार का मामला नहीं है, प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये डेटा की इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। जो आपका डेटा है वो मार्केट में बिक रहा है। कोर्ट ने बताया कि यूजर बिहेवियर एनालाइज होता है। आप कौन सी वेबसाइट सर्च करें, कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप तुरंत देखेंगे उससे मिलते जुलते कई और वेबसाइटों के लिंक आपको दिखने लगते हैं। यही चीज है यूजर बिहेवियर। आपको वैसे ही व्हाट्सएप मैसेज आने लगते हैं एड्स में, आपको इंस्टाग्राम पे वैसे ही ऐड देखने को मिल जाती है जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो यूजर बिहेवियर एनालाइज होता है, आपकी हैबिट्स ट्रैक होती हैं ऑनलाइन, और एड्स मिनटों में टारगेट होने लगते हैं और आपको उसी तरीके की एड्स दिखने लगती हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि डाटा से कमाई कौन कर रहा है? दूसरा, यूजर को उसका हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? जिसकी आप जानकारी ले रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको इस रेवेन्यू का हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा? और जो बिहेवियरल डेटा है उसका मूल्य क्यों नहीं? कोर्ट ने यूरोपियन लॉज का इसके अंदर हवाला दिया, जहां डेटा को एक इकोनॉमिक असेट के रूप में माना जाता है, मतलब संपत्ति के रूप में माना जाता है। जस्टिस बागची ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को, टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं, देखिए 2023 के अंदर भारत के अंदर नया कानून हुआ था, डीपीडीपी एक्ट, यानी कि डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन डिजिटल
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये कानून बना है भारत के अंदर, और उसकी सीमाएं क्या है उसको भी यहां पर आपको समझने की जरूरत है। ये इस मामले के अंदर देखिए, जब सुनवाई चल रही थी तो मेटा की तरफ से पता है क्या दलील दी गई? मेटा ने ये दलील दी कि भारत में अब जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है वो लागू हो चुका है और हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। मेटा ने ये दलील दी, लेकिन कोर्ट ने यहां पर एक बात स्पष्ट कर दी, साफ कर दी कि जो ये एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट है, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। और दूसरा जो एक्ट ये है, ये प्रिवेसी पर है, डाटा मोनिटाइजेशन पर कुछ नहीं कह रहा कि जो आप यूजर का डाटा लेकर उसको मार्केट में बेच रहे हो, इसके ऊपर ये कानून कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ निजता की बात कर रहा है। यहां पर इकोनॉमिक वैल्यू भी इन्वॉल्व है भाई, समझ रहे हो? और इस पर जस्टिस बागची ने पता है क्या कहा? जस्टिस बागची ने कहा कि एक्ट बिहेवियरल डेटा के वैल्यू को एड्रेस नहीं करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, उसके तुरंत बाद आपको वैसी ऐड क्यों दिखाई दे रही है। इस डेटा के बारे में, बिहेवियरल डेटा के बारे में और उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में जो ये 2023 का कानून है, ये कुछ नहीं कहता है। पर्सनल डेटा का मॉनिटरी वैल्यू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। डेटा का कमर्शियल मिसयूज हो रहा है, यानी कानून अभी टेक्नोलॉजी से पीछे चल रहा है। 2023 में कानून तो बनाया हमने, लेकिन उसके अंदर कमियां हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। अगर कंपनियां, अब एक बात मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कंपनियां आपके डाटा से अरबों रुपए कमा रही हैं, तो क्या यूजर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका डेटा यूज हो रहा है और उससे कंपनियां हजारों करोड़ों रुपया कमा रही हैं, तो आपको उसका हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? संपत्ति तो आपकी है ना, डेटा तो आपका है। बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अंतरिम आदेश दिया, क्या इंटरिम डायरेक्शंस दी हैं, उसको समझिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो मेटा की दलील है उनको आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। पहली बात तो ये समझिएगा, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है और डाटा यूसेज को एक्सप्लेन करने का आदेश दिया है कि आपके पास जो बिहेवियरल डेटा आता है आप उसको कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको मामले के अंदर पार्टी बना दिया है। मतलब भारत सरकार का मंत्रालय भी पार्टी बन गया है इस मामले के अंदर। छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राइट्स को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो इंटरिम प्रोटेक्शन दी जाएगी। यह केस आने वाले समय में तय करेगा कि मोनोपोली कंसेंट को इनवैलिड बनाती है या नहीं बनाती है। बिग टेक कंपनीज की सीमाएं क्या हैं वो भी यह केस तय करेगा। और इंडिया ग्लोबल डेटा जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें उसमें लीड करेगा या नहीं। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और मामले का जो कंक्लूजन है वो सिंपल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक लाइन खींच दी है। कोर्ट ने कहा है कि इंडियंस का डाटा कोई खेल नहीं है, प्राइवेसी ऑप्शनल नहीं है और मोनोपोली में कंसेंट फोर्स नहीं किया जा सकता। यह केस है, यह केस क्या दिखाता है? यह केस यह दिखाता है कि आप और मैं जो यूजर हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो लोकतंत्र की सर्वेंट होनी चाहिए। राइट जो है वो रेवेन्यू से ऊपर है, अधिकार जो है वह पैसा से ऊपर होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू से ऊपर होते हैं। इस केस का जो अंतिम फैसला आएगा वो भविष्य के डिजिटल युग को तय करने वाला है। और इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आप मानते हैं कि आपका डेटा आपका ही अधिकार है, किसी कंपनी का नहीं, किसी और का नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि बिग टेक कंपनीज जो हैं वो अकाउंटेबल बने, तो और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं, ऐसे ही आपके साथ और हम सेशन लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी जुडिशियल योगी वाली ऐप भी आ गई है, तो आप दोनों ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा कोर्सेज अभी दून लॉ मेंटर ऐप पर है, जुडिशियल योगी ऐप पर भी धीरे धीरे कोर्सेज आ जाएंगे, आप हमारे कोर्सेज को वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा।
मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐसे ही किसी और लीगल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू। बताइएगा जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा।